नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था बहुउद्देशीय संस्था के कार्यालय सेक्टर 2 में और आज हमारे साथ मौजूद है प्रकाश गेडाम जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रकाश गेडाम जी द्वारा आस्था बहुउद्देशीय इस संस्था में एक वृद्धाश्रम का संचालन किया जाता है, जिसमें लगभग अभी 65 वृद्ध हैं। ये जो वृद्ध हैं, उन्हें जो उनकी कलयुगी संतानें उन्हें उनके द्वारा उपेक्षित छोड़ दिया गया था। तो वृद्धों की जानकारी, बीमार लाचार वृद्धों की जानकारी मिलते ही प्रकाश गेडाम जी मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचकर उन्हें इस आश्रम में लाते और उनके यहाँ पे समुचित देखभाल करने का इनके द्वारा प्रयास किया जाता है। हालांकि प्रकाश गेडाम जी के इस आश्रम को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का सहयोग जरूर निरंतर प्राप्त होते रहता है, लेकिन जो पर्याप्त नहीं है। ये किस तरह से अपने आश्रम का संचालन करते हैं और कब से इस आश्रम को खोलने की इनके द्वारा उनके इसके पीछे क्या इनका उद्देश्य रहा है, अभी वर्तमान में कितने वृद्ध हैं और क्या सिर्फ लोकल दुर्ग भिलाई गई हैं कि बाहर से भी आते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हम प्रकाश गेडाम जी से चर्चा करते हैं। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से आप इस आश्रम का संचालन करते हैं, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है, ये बताइए। मुख्य उद्देश्य है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, मैंने देखा है इनकी वृद्धावस्था में बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। वृद्धावस्था में इन लोगों को खाने पीने से लेकर दवा और इलाज में भी इन लोग की बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने 2006 में वृद्धाश्रम खोलेंगे करके और वृद्धों की सेवा करेंगे करके ऐसे प्रण लिया था। इसमें मेरी माताश्री का योगदान है। मैं सोच रहा था कि मेरी माताश्री ने कृष्णानगर में 2 बुजुर्ग दंपति को अपने आश्रम में लेके आई, कार्यालय में लेके आई। उधर आश्रम नहीं बनाता उसमें, तो कार्यालय में लेके आई। तो कार्यालय में लेके आने के बाद में दोनों लोगों का खाना पीना करते थे। फिर 2 से 4, 5 ऐसे फिर दुर्ग में मुझे जब संस्कार करने जाते थे हम लोग, मेरा मुख्य उद्देश्य तो संस्कार करना था। लावारिस लाशें जो मिलती है उसका अंतिम संस्कार करना। तो माता जी बोली संस्कार करना ठीक है, बहुत अच्छा है, पिताजी के आदमी कर रहे हैं, लेकिन जिंदों की भी सेवा करना अति आवश्यक है। तो उसी उद्देश्य से लेकर 2 से 4, 6, 8 और जब प्रेस को पता चला तो उसके बाद में फिर बहुत सारे लोग आने लगे। कुछ लोगों को मैं लेके आ जाता हूँ, रोड में पड़े रहते हैं, कोई फ़ोन करते भैया कि महिला एक माता जी यहाँ पड़ी, बुजुर्ग आदमी यहाँ पड़ा हुआ है। कई दिनों से देखा, आज भी फ़ोन आया था मुझे, लेकिन वो माता जी मेंटल थी, तो उसको मैंने किसी और जगह में भर्ती कर दिया, दवाखाने में भर्ती कर दिया। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने एक आश्रम खोला है 2006 में। आज हमारे आश्रम में 65 लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग आश्रम में तभी आते हैं जब वो लाचार हो जाते हैं, चारों तरफ से लाचार हो जाते हैं, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते। जब तक उनका शरीर काम देता है, तो कई लोगों को मैं पूछा, जब शरीर साथ देता है, काम वाम करते, खाते पीते, तो नहीं आते। लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता तब आश्रम की ओर मुड़ करते उन लोग, और तब उन लोग की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और सेवा करने में कोई कतराई नहीं, लेकिन जब बीमार पड़ते तो उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आप दवाखाने ले जाओ, दवाखाने में डॉक्टर परेशान करते, नर्स परेशान करती है, उनको रात दिन रहो वहाँ पे, केयर टेकर रखो, केयर टेकर दुनिया भर का पैसा मांगते हैं। कभी कभी तो मुझे अभी 2 लोग भर्ती है, कभी कभी रात में मुझे वही सोना पड़ता है। इधर फिर दूसरे बाबा लोग को फिर परेशानी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति है। एक माता जी को दुर्ग में भर्ती कर दिए, रात के समय केयर टेकर हम रखे थे, सो गया तो नर्स ने उसको इंजेक्शन लगा दिया, तो शरीर में भर गया पानी। नर्स में जाने की वजह शरीर में पानी भर गया, पूरा पानी भर गया। तो 3-4 दिन के बाद उसका रिएक्शन हो गया, तो ख़त्म हो गई। अब उसको हम लोग क्या करेंगे? डॉक्टर बोलता हम क्या करेंगे करके हमारे को डाल दिया उन्होंने, तुमको देखना था, कर आप में जगना था बोलता है। अब नींद लगी थी। ये सब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रकाश जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपके द्वारा वृद्धजनों की सेवा की जा रही है। अब उन्हें भोजन से लेकर उनकी दवाइयाँ, उपचार से लेकर तमाम सुविधाओं उपलब्ध कराने का आपके द्वारा प्रयास किया जाता है। जी। तो इसके लिए आपको जो हमारे द्वारा ये भी देखा गया, कई संस्थाओं को भी आपको सहयोग प्राप्त होता है, जो कि पर्याप्त नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप किस तरह से व्यवस्था करते हैं? जब सामाजिक संस्थाओं का सहयोग मुझे कोरोना काल के बाद ही मिला है। इसके पहले तो मेरे आश्रम में करीब 22 लोग रहते थे, 20 से 22 लोग रहते थे। उसका जो खाने पीने का, दवाई वगैरह का खर्चा पूरा मैं उठाता था। मेरी दुकान वगैरह है, और कुछ अपने आपसी सदस्य उनके मार्फत करता था। लेकिन कोरोना काल के बाद में यहाँ जनसंख्या बढ़ गई। उसके बाद में जनसंख्या बढ़ने के बाद में कुछ दानदाताओं का सहयोग भी मिलने लगा, कोई संस्था भी आ रही है, कुछ
कुछ प्रसिद्ध भिलाई के कुछ बुद्धिजीवी लोग भी आ रहे हैं, कुछ संस्था के लोग आ रहे हैं, कुछ अधिकारी लोग आ रहे हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार दान करेगा, अपन बार-बार उसको हर महीना नहीं बोल सकते अपन दान करने के लिए, क्योंकि उनका भी अपना परिवार रहता है। तो हम लोग को दूसरे अलग-अलग लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता है सहयोग के लिए। लेकिन अभी तक अपने संस्था में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आई है, खान-पान से लेके पहनावा तक, दवाई तक। कहीं न कहीं से हो जाता है, कोई ना कोई सामने आ जाता है दूध बनकर। ये भिलाई के दानदाताओं के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कोई ना कोई, मतलब किसी ने मना नहीं किया। जब भी कोई परेशानी आई तो कोई ना कोई सामने आया है। हम आपको यहाँ पे एक बात यह भी बताना चाहते हैं कि जो प्रकाश गेडाम है अपनी टीम के सदस्यों के साथ लावारिस लाशों का जो अंतिम संस्कार भी है वो काफ़ी लंबे वक्त से करते आए। इन्हें यहाँ तक कि इन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा भी सूचना दी जाती, कई जगह कई स्थानों पर कई दिनों से जो लाशें पड़ी रहती गल सड़ जाती हैं, तो उनका अंतिम संस्कार करना किसी के द्वारा मुनासिब नहीं समझा जाता। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश गेडाम जी सामने आते हैं और उनके द्वारा उन लाशों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। तो प्रकाश गेडाम जी, आप ये बताएंगे कि अब तक आपके द्वारा कितनी लाशों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है? संस्था के द्वारा अभी तक 1578 लाशों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। ये तो संस्कार हम तो लिखित रूप में मैंने 2004 से चालू किया, जबकि सन 2000 से मैंने चालू किया था संस्कार, उसका मेरे पास लिखित में नहीं रखा है, क्योंकि उस समय संस्था का मैं निर्माण भी नहीं किया था। 2004 में मैंने संस्था का निर्माण किया, उस समय लिखित रूप में रखा हूँ। इसके पहले कितनी लाशें संस्कार किया उसे मेरे को याद नहीं है, लिखिए में हम ऐसी करते थे। तो अभी तक 1578 लोगों का संस्कार किया जा चुका है। वो संस्कार इसलिए करता हूँ कि मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार में हमारा कोई योगदान नहीं है और उन्हीं की याद में मैं अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में देहदान भी करवाते हैं, शरीरदान। मेडिकल कॉलेज में बच्चों को रिसर्च करने के लिए बॉडी नहीं रहती है, शरीर मिलता नहीं है उनको प्रैक्टिस करने के लिए। तो कुछ मेडिकल कॉलेज के लोग मेरे पास में आए थे और उन्होंने मुझे बॉडी दान करने का रिक्वेस्ट किया। तो मैंने बोला, जिस बॉडी को मिलती है उसका जब पंचनामा होता है, पुलिस केस होती है, तो उस बॉडी को अपन दे नहीं सकते, अपन खुद देहदान करेंगे, घोषणा करेंगे और मरने के बाद में हमारा शरीर अगर जलाने लायक घर वाले अगर जलाना चाहते हैं, नहीं जलाना चाहते तो हम उसको मेडिकल कॉलेज में दे सकते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर मैंने 10 लोगों के साथ में मैंने मेडिकल कॉलेज में देहदान करवाया था। मेरे साथ में 10 लोगों ने किया था। उस वक्त पेपर आपके द्वारा अखबार में, पेपर में जब छपा कि देहदान क्या होता है, किस लिए किया जाता है, क्यों करते हैं। अपने भारत में तो बड़ी विचित्र विडम्बना है कि देहदान करने के बाद में हमारा शरीर महात्मा भटकेगी। ये सब बातों को दरकिनार करते हुए मैंने लोगों से कहा कि आप अपना शरीर दान दीजिए ताकि मेडिकल कॉलेज में बच्चे सीख रिसर्च कर सके और अच्छे डॉक्टर बन सके। 1200 लोगों का मैंने फॉर्म भरवाया और 48 लोगों का देहदान करवाया मैंने। इसमें एम्स है, रायपुर मेडिकल कॉलेज है और अपने भिलाई में जितने भी कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, सब में दान करवाया हमने। मेडिकल कॉलेज में माता जी का और जो पिता लोग का जो दान करते हैं शरीर, उनके माध्यम से दान करवाया मैंने। यहाँ पे हम आपको एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि चूँकि जो प्रकाश जी लगातार विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से इनका सम्मान किया जा चुका है। अनेकों, यहाँ तक कि ये आप देख सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, इनके द्वारा भी प्रकाश गेडाम जी को सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि प्रकाश गेडाम जी ने अपने आश्रम के संधारण और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर अनेक जनप्रतिनिधियों से लेकर के प्रशासन स्तर तक के अधिकारियों को अवगत कराया इन्हें, लेकिन मात्र केवल आश्वासन ही मिलता है संधारण के नाम पर। अभी चूँकि लगातार, जैसा कि अभी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 65 बुजुर्ग जन यहाँ पे जो है अभी फिलहाल वर्तमान में हैं, तो उनकी देख रेख को लेकर के निश्चित रूप से इनके सामने कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ तो जरूर आती, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए इनके द्वारा इस कार्य को निरंतर निर्बाध गति से जारी रखा गया। इनका ये भी कहना है कि अगर बुजुर्गों की संख्या बढ़ती तो भी वो पूरी तरह से जितना हो सके अपने स्तर पर उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो प्रकाश जी, दूसरा सवाल आपसे ये आता है कि लगातार आपके द्वारा अनेक समाज सेवियों से लेकर के शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तक सभी तक अपनी बातें पहुंचाई हैं इसके संधारण को लेकर के, क्योंकि ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। क्योंकि इसके पूर्व भी आपके द्वारा बताया गया था कि आश्वासन ही केवल मिलता आया है,
लेकिन धरातल पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। मैं जब से मैंने सेवा कार्य में अपना रुचि रखी है, सेवा कार्य कर रहा हूँ, तब से मैंने शासन प्रशासन को मैंने ज़मीन की मांग की, क्योंकि कफन दफन करने के लिए एक ज़मीन चाहिए, आरक्षित ज़मीन चाहिए, सुरक्षित ज़मीन चाहिए। जो लाश मिलती है उसको कफन दफन करने के लिए एक मतलब व्यवस्थित ज़मीन चाहिए, ताकि अपन जो संस्कार करें, लाश मिली, लाश लावारिस तो होती नहीं है, कोई ना कोई वारिस होता है। जब वारिस मिलते हैं उसके, तो उस समय क्या होता है कि अपन को उनको दिखाने के लिए, खुद कर दिखाने के लिए बहुत परेशानी होती है। अभी बीच में एक व्यक्ति का, अभी 4 दिन पहले एक व्यक्ति का वारिस का पता चला, उसने एडीएम को बोलकर खुदवाया, तो हम लोग भूल गए थे कहाँ किए कहाँ गए। जब हम लोग बिल्ला डालते 4 जगह खोदे तो बिल्ला नंबर मिला, जो बिल्ला नंबर मिला वो हमारे कापी में रहता है, कापी की में मैच किए तो पता चला वही गड्ढे में वही आदमी है, तो निकाल के दिए हम लोग। तो ज़मीन की आवश्यकता है, ज़मीन अगर मिलती हमें तो सिस्टम लाइन से हम संस्कार करते। एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, एम्बुलेंस मैंने 15 साल से शासन प्रशासन मांगा, अभी तक एम्बुलेंस मिली नहीं है। एम्बुलेंस मिलती तो हम क्या है कि लाशों को बढ़िया सिस्टम ढंग से और ले जाकर अपने हिसाब से कफन दफन करते। अब गाड़ी मिलेगी, गाड़ी कब मिलती है, क्या मिलती है, किराए से करना पड़ता है, किराए वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं, समय पे गाड़ी नहीं मिल पाती लाश उठाने के लिए, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और सहयोग का तो छोड़ दीजिए, सहयोग तो कोई मतलब ये नहीं है। सहयोग तो कुछ अधिकारी, कुछ शासन प्रशासन अधिकारी कुछ बोलते हैं कि भाई तुमको कौन बोला करने के लिए। कुछ अधिकारी ऐसे भी जवाब दिए थे, आपको कौन बोला करने के लिए, आप करो। शासन प्रशासन ने बोला क्या, बोला नहीं करो, तो आप कीजिए, सेवा कीजिए, सेवा करोगे तो आपको मेवा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बोला ठीक है, हमारा काम सेवा करना, हम सेवा करेंगे करके। प्रकाश जी, अभी जो बुजुर्ग यहाँ पे हैं उनमें से ज़्यादातर भिलाई दुर्ग के हैं कि अन्य जिलों के भी? आश्रम में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उसमें 50% तो अपने आसपास के जिलों के ही है, और कुछ लोग पटना से आई है, एक माता जी बंगाला से आई है, गुजरात से आई हुई है, राजस्थान से आई हुई है। आसपास के राज्यों से 10-12 राज्यों से हमारे आश्रम में माता लोग रहती है। इसमें करीबन 15 लोग तो हमारे बीएसपी कर्मचारी माता लोग हैं। उसको हमने सेक्टर 8 में शिफ्ट किया, वहाँ पे दवाखाना पास आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि बीएसपी कर्मचारी रह चुकी है, तो ऐसी स्थिति क्या निर्मित हुई इन्हें कि इन्हें वृद्धाश्रम का सहायता लेनी पड़ी? हाँ, अभी अपने आश्रम में बीएसपी कर्मचारी है, वो आपको खुद बता देंगे क्यों आए, किस लिए आए। क्या होता है कि लड़का बच्चा ख़त्म हो जाता है, या बहू, लड़का ख़त्म हो गया और बहू है, बहू से जमता नहीं है, या जवानी जब रिटायरमेंट हो गया तो उसमें पूरा पैसा बच्चों में बांट दिए। अब बच्चों को बांट दिए, बच्चों का पैसा ख़त्म हो गया है, उनके पास में नहीं है। जो संपन्न है तो कुछ अपने माँ बाप को कुछ जगह में उन लोग शिफ्ट कर देते हैं, बीएसपी कुछ आश्रम है। लेकिन जो जिसके पास पैसा नहीं है तो वो उन लोग अपने यहाँ पे अपने आश्रम में शरण लेते हैं। ऐसे 15 लोग हमारे आश्रम में आ चुके हैं, जिनका हम देखभाल करते हैं। उनके पास पता चला कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनका सारा का सारा पैसा ख़त्म हो गया है। बच्चों ने उनको अपने घर से तिरस्कृत कर दिया है, ठीक से देखभाल नहीं करते। सबसे बड़ा बात, तिरस्कार करना अलग बात है, प्रेम नहीं मिलता उनको, वहाँ पे धुतकार मिलती है। उस कारण इस आश्रम में आए हो हमारे। देखिए, यहाँ पे यह बात भी सामने स्पष्ट हो रही है कि ये कितनी बड़ी विडम्बना है। जो बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों की सालों साल सेवा करते आए हैं, अपना खुद का ध्यान ना रखते उन बच्चों की सेवा करते आए हैं, साथ में जो नौकरी पेशा होने के बावजूद रिटायरमेंट के पश्चात जिनके द्वारा अपनी तमाम संपत्ति, जो रिटायरमेंट के राशि उन्हें मिली, वो बच्चों के नाम कर दी जाती है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग बच्चों द्वारा किया जाता है। और अपने माता पिता को जो जीवन भर उनकी सेवा करते आए हैं, उन्हें इस तरह से लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है। यदि इस स्थिति में, आज की स्थिति में, यदि आस्था आश्रम का संचालन नहीं होता तो निश्चित रूप से ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो बीएसपी से सेवानिवृत्त इस आश्रम में उन्हें सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मैं बताना चाहूँगा, आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था 4 उद्देश्यों को लेकर काम करती है। सबसे पहला उद्देश्य है लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार। दूसरा उद्देश्य है बुजुर्गों की सेवा करना। तीसरा उद्देश्य है जो दिव्यांग गरीब कन्या रहती है उनका परिचय कराकर विवाह कराना। और चौथा उद्देश्य है मेडिकल कॉलेज में बच्चों को दान कराना, शरीर दान कराना। और भी बहुत सारे काम है। तो हमारी संस्था के द्वारा अभी एक और नया काम चालू किया गया है। संस्था के द्वारा 4 स्थानों पर एक कदम स्वावलंबन की ओर करके, जो गरीब कन्या रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है, उनको सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र
खोला गया है। ये 4 स्थानों पर है। एक खुर्सी पार में है, केला रोड पे, दूसरा कोका में है, तीसरा अपना ये कैंप में है, और चौथा एक कोसा नगर में है, माल टाउन में। 4 जगह पे हमने आस्था निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र का चालू किया है, जिसमें हर केंद्र में 10 लड़कियां, 12 लड़कियां, 8 लड़कियां अपना प्रशिक्षण दे रही है। ये इसी साल हमने चालू किया है, और अभी 2 और 3 मार्च को हम लोग अखिल भारतीय दिव्यांग युवकों परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, जिसमें 100 जोड़ों का हमने टारगेट लिया है निःशुल्क शादी करने का। आईपा मंदिर में हमारा उद्देश्य है कि 5 मई 2024 को 100 कन्या का विवाह कराएंगे निःशुल्क। ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर किया जाएगा, और ये हर साल हो रहा है। अभी तक संस्था के द्वारा 1490 कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है, जो हम 2006 से कर रहे हैं। हर साल 100 लोगों का, कभी 150 लोगों का, कभी 125 लोगों का, मतलब 100 से ऊपर ही शादी हो रही है हमारे संस्था के द्वारा निर्धन कन्याओं का। उसमें डिसेबल ज़्यादा रहती है, 75% डिसेबल रहती है, बाकी 25% जो निर्धन कन्या रहती है उसका विवाह करते हैं हम लोग। आस्था बहुउद्देशीय संस्था के इस भवन में आप देख सकते हैं कई बुजुर्ग यहाँ पर लेटे हुए हैं। उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं गेडाम जी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो सभी 75 वर्ष की आयु से ज़्यादा के हैं। इनकी समुचित देख रेख, उपचार, कपड़े आदि को तमाम खान पान से लेकर तमाम जो सुविधाएँ जो मुहैया कराने की बातें जो सामने आती है उसे प्रकाश गेडाम द्वारा अपने स्तर पर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आइए हम यहाँ पे कुछ बुजुर्गों से भी चर्चा करते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो इन्हें इस वृद्धाश्रम का सहारा लेना। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक बुजुर्ग जी, वो यहाँ पे कैसे पहुँचे, इनकी देख रेख, इनके स्वास्थ्य को लेकर के आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे कब से हैं और किन कारणों की वजह से आप यहाँ पे आए? सर मैं यहाँ पे 21 तारीख शाम को 6 बजे आया हूँ। 21 जनवरी जी 21 जनवरी 6 बजे आया हूँ, और मेरी बहू का जो है अत्याचार जो है, उनकी सेवा नहीं करना, ये नहीं करना, बुजुर्ग की सेवा नहीं करना, इस कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन आप तो चूंकि बीएसपी से सेवानिवृत्त हैं, हाँ। तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी आपको राशि प्राप्त हुई होगी, तो उस राशि का सदुपयोग आपके द्वारा नहीं किया गया? जी मेरा रिटायरमेंट हुआ है 2001 में, आज 24 साल हो गया सर, 24 साल हो गया। आपके पुत्र भी होंगे? एक ही पुत्र है मेरा, एक ही पुत्र है, लेकिन बहू का जो आचरण के कारण से मुझे इधर आना पड़ा। देखिए ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि जो है वो बीएसपी से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन इनकी बहू की वजह से आज इन्हें यहाँ पे एडमिट होना पड़ा। एक माता जी हमारे साथ बुजुर्ग और आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, आप यहाँ इस आस्था आश्रम में आप कब से हैं? ये तो महीना होती है। आप कहाँ से आई हैं? चुपेला आप सुपेला में रहती हैं, तो आप यहाँ पे कैसे आई? आपके घर परिवार में बाल बच्चे भी तो होंगे? नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है। तो आपको यहाँ पहुँचाया कौन है? कोई तो होगा आपका परिवार वाला पहुँचाती है। हाँ। आस्था आश्रम का ये दूसरा कमरा है। चूँकि हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कमरे में 80 वर्ष से आयु की जो जितनी भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, उन्हें रखा गया है। ये जो कमरा पूरी तरह से महिलाओं से भरा हुआ है। इनमें यहाँ पे जो महिलाएं वो भिलाई दुर्ग के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी आई हुई हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्हें इस आश्रम का सहारा लेना पड़ा? आइए एक बुजुर्ग महिला हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं गुरु से आई हूँ, बालक गुरु से। मेरा कोई नहीं, बाल बच्चा कोई नहीं। आप यहाँ पे कब आई हैं आश्रम में? महीना तीसरा चल रहा है। तीसरा महीना हो रहा है। ये तीसरा महीना हो रहा है आपको यहाँ पे। जब से आप आई, यहाँ पे खाने पीने से लेकर सब इलाज से लेकर के सभी चीज़ें व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? हाँ, सब चीज़ हो रहा है, खाना पीना हर चीज़ व्यवस्था बढ़िया है। तो घर में आपके कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं मेरा। बेटा बेटी? नहीं, कोई नहीं। देखिए, जैसा कि ये बुजुर्ग महिला का कहना है कि ये बालोद जिले से आई है। आने के बाद से इनकी देख रेख को लेकर के तमाम प्रयास किया जाता रहा है। सभी चीज़ें मुहैया कराने में उपलब्ध, सभी सुविधाएं जो बुजुर्गों से संबंधित उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। माता पिता ने अपने बच्चों को इतनी लगन से पाल करके, अपने शौक़ को मार करके बच्चों की इच्छा पूर्ति करने के लिए कहीं कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन माता पिता का, जो बदनसीब माता पिता, उनका किस तरह से हाल होता है आखिरी समय में उनके, जबकि ये ऐसा वक्त उनका चल रहा है कि इन्हें
बच्चों के प्यार की नितांत आवश्यकता है और बच्चों द्वारा इन्हें अपनों से दूर कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन्हें आश्रम का सहारा लेना पड़ा। तो भिलाई में प्रकाश गेडाम जैसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की देख रेख करते हैं। हालांकि एक प्रकाश गेडाम जी का एक आश्रम सेक्टर 8 में भी है, वहाँ पर भी पूरे बुजुर्गों को रख करके उनके पूरे मनोभाव से सेवा की जाती है। महत्वपूर्ण बात जो सामने ये आती है कि प्रकाश गेडाम जी को निश्चित रूप से विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं का, जो बड़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं के साथ साथ शासन प्रशासन को भी इस ओर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से संस्था का संचालन किया जा रहा है और इस दौरान आज तक किसी तरह की कोई शिकायत भी यहाँ सामने देखने को नहीं मिली है। ये अपने बलबूते छोटी सी सेक्टर 6 में एक दुकान का संचालन कर इस वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं। हालांकि इन्हें समय समय पर समाज सेवियों का लगातार समर्थन भी प्राप्त होता है। जो खाद्यान्न से संबंधित सामग्रियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचाई जाती हैं, लेकिन जो कि पूरी नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेष रह ही जाता है, उसे भी पूरा प्रकाश गेडाम किया जाता है। निरंतर रात भर कई इसमें ऐसे बुजुर्ग हैं जो लगातार 5, 6, 7 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं। उस दौरान भी प्रकाश गेडाम जी द्वारा इनकी मॉनिटरिंग करते हुए अस्पताल में अपनी ड्यूटी की जाती है। सवेरे ड्यूटी आस्था आश्रम में, रात को ड्यूटी अस्पताल में की जाती है। प्रकाश गेडाम जी का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। बस इन्हें एक छोटी सी दरकार की आवश्यकता है। इन्हें स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। इस आश्रम में जो बुजुर्ग जो आते हैं उनकी सेवा करने को लेकर कहीं कोई कमी ना रह जाए, इनका यही हमेशा से प्रयास रहा है कि बेहतर कार्य प्रणाली को, जो बेहतर कार्य पिछले कई वर्षों से इनके द्वारा किया जाता रहा है, उसे देखते हुए इस संस्था को निश्चित ही कहीं ना कहीं से मदद किए जाने की ज़रूरत है। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।